सुप्रभात, नमस्कार, वंदन बच्चों। आज क्लास 12th का अर्थशास्त्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, तो आप सभी जो है वीडियो के अंत तक जरूर देखें। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। किसने अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? आपका आंसर है एडम स्मिथ। लेकिन एडम स्मिथ के बारे में विशेष और भी जानने की जरूरत है कि इन्हें जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है और फादर ऑफ कैपिटलिज्म इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक है और अर्थशास्त्र धन का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, यानी वेल्थ कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। और डिफिनेशन जो दिया था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है ना। अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। और इन्होंने एक किताब लिखा था द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में। इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक लिखा है द वेल्थ ऑफ नेशन, कब? 1776 ईस्वी में। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 चलते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है तो कि इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में बांटा गया है ना। और इसलिए बांटा गया क्योंकि इसको सरल और सहज तरीके से अध्ययन किया जा सके। तो रेगनर फ्रिश ने एक इकोनॉमिक्स को मैक्रो बोला और दूसरा को मैक्रो बोला, ठीक है ना। इसका मतलब होता है छोटा, यानी व्यक्तिगत इकाई के लिए अध्ययन, और ये जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन के लिए उन्होंने 2 भागों में बांटा। अब प्रश्न ये भी आपको पूछ सकता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो ये भी रेगनर फ्रिश ही है। और समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो जॉन मेनार्ड किन्स है। अब यहाँ मैक्रो यानी कह सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत सिद्धांत से रिलेटेड अध्ययन किया जाता है, यानी मैक्रो यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत जो है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसा कि डिफिनेशन में दिया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का आर्थिक गतिविधि। अब आर्थिक गतिविधि जो होता है 5 प्रकार का होता है: उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, निवेश इत्यादि जो है ना, ये जो है आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आता है। अब यह है कि अर्थशास्त्र की इस शाखा को कीमत का निर्धारण यानी प्राइस डिटरमिनेशन बोला जाता है। कीमत के प्रभावी संबंधी तथ्यों को विवेचना की जाती है। चूंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत संबंधित है, अतः इसे कीमत सिद्धांत भी, देखिए यहाँ पर बोल दिया ना, कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत जो है बच्चों थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना, मार्केट इत्यादि का भी जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलते हैं हम लोग बच्चों। अच्छा, यहाँ पर जो हम लोग तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जिक्र किए। अगर हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जिक्र करना चाहेंगे तो इसमें जो है जॉन मेनार्ड किन्स इसे रोजगार का सिद्धांत कहा है। और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, है ना, या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है मांग का अर्थ बताइए। तो चलिए जानते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन पूछा था मांग के अर्थ। चलिए, आम बोलचाल की भाषा में इच्छा, आवश्यकता तथा मांग शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में इन तीनों शब्दों के विभिन्न अर्थ होते हैं। मान लीजिए आपकी एक रंगीन टीवी लेने की इच्छा है, परंतु आपके पास पर्याप्त धन नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि आप रंगीन टीवी लेना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं है। तो यह सिर्फ इच्छा, आर्थिक दृष्टि से केवल इच्छा ही है। आप खरीदने को इच्छुक है रंगीन टीवी, लेकिन आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो सिर्फ वह ड्रीम कहलाएगा, नहीं डिजायर कहलाएगा, सिर्फ इच्छा कहलाएगा, मांग नहीं। और यदि पर्याप्त धन होते हुए भी यदि आप उस टीवी को या टीवी पर खर्च करना नहीं चाहते हैं तो केवल वह आवश्यकता कहलाता है, मांग नहीं। कहने मतलब आपकी इच्छा है कि रंगीन टीवी ले ले, पैसा भी है,
लेकिन आप खर्च नहीं कर रहे, तो वो सिर्फ वांट्स कहलाएगा, आवश्यकता कहलाएगा, मांग नहीं। यह इच्छा उसी स्थिति में मांग यानी डिमांड का रूप धारण करेगी जब आप मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक धन खर्च करने को तैयार हैं यानी तत्पर हैं। इस बात पर स्पष्टीकरण आवश्यक है कि एक निश्चित कीमत एक निश्चित समय के संबंध में ही मांग का उल्लेख किया जाना चाहिए। ठीक है, और चलिए इसका डिफिनेशन जानते हैं। देखिए यह है मांगी गई मात्रा, ये मांग के संदर्भ में ही है। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता उसकी जितनी मात्रा खरीदने को इच्छुक है तथा योग्य होता है उसे मांगी गई मात्रा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए उत्पादन फलन क्या है। ये 2012 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और 2017 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और 2020 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। उत्पादन फलन क्या है, यहाँ फल लिखा हुआ है लेकिन क्वेश्चन एक्चुअली होता उत्पादन फलन क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, चलिए जानते हैं। देखिए यहाँ पर उत्पत्ति के साधन इनपुट्स को कहा जाता है उत्पत्ति के साधन, एवं उत्पादन जिसको आउटपुट कहा जाता है। तो उत्पत्ति के साधन एवं उत्पादन के बीच फलनात्मक संबंध को क्या कहा जाता है, उत्पादन फलन कहा जाता है। क्या बोल रहा है, उत्पत्ति के साधन एवं उत्पादन के बीच फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है कि उत्पादन केवल भौतिक मात्रात्मक संबंध पर आधारित है, इसमें मूल्यों का समावेश नहीं होता है। कुल मिलाकर के यहाँ देखिए उत्पादन फलन का जो इक्वेशन दिया हुआ है, क्वांटिटी x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए बी सी डी ई। ए बी सी डी ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये उत्पत्ति के साधनों को रिप्रेजेंट करता है। क्वांटिटी ऑफ x क्या रिप्रेजेंट करता है, ये उत्पादन को रिप्रेजेंट करता है जो वस्तु उत्पादित करना है। ठीक है, ये f क्या रिप्रेजेंट करता है, ये फंक्शन को करता है यानी दोनों के बीच के संबंध को बताता है। अब यहाँ देख सकते हैं उत्पादन फलन की मान्यताएं। उत्पादन फलन निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। पहला, उत्पादन फलन का संबंध किसी निश्चित समयावधि से होता है, यानी कहने का मतलब उत्पादन जब भी कोई वस्तु होता है तो एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत होता है। दूसरा है उत्पादन फलन के सभी उत्पादन अल्पकाल में परिवर्तित नहीं किए जा सकते, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ देख सकते हैं कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल। फिक्स्ड कॉस्ट को किसको कहा जाता है, भवन को कहा जाता है, बिल्डिंग को कहा जाता है, मशीन को कहा जाता है। और वेरिएबल कॉस्ट किसको कहा जाता है, जो रॉ मटेरियल पर खर्च किया जाता है। ठीक है ना, तो अल्पकाल यानी कहने मतलब कम समय में आप बिल्डिंग बना सकते हैं, मशीन चेंज कर सकते हैं नहीं, तो क्या चेंज किया जा सकता है, तो रॉ मटेरियल को परिवर्तित किया जा सकता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि अल्पकाल में परिवर्तित नहीं किए जा सकते, सभी उत्पादन के साधन को कम समय में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये दो मान्यताएं हैं। तीसरा है बड़ा कि दीर्घ काल में उत्पादन फलन के सभी उत्पादन परिवर्तनशील होते हैं, यानी दीर्घ काल में मान लो कि एक साल के अंतर्गत जो है, एक साल के अंदर जो है अगर आप बिल्डिंग बनाए हैं और ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है, तो अल्पकाल में जो है सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन दीर्घ काल में क्या होता है कि 10 साल बाद 15 साल बाद आप क्या कर रहे हैं कि बिल्डिंग को भी रिकंस्ट्रक्शन करके जो है बड़ा कर रहे हैं, साथ में आपका जो उत्पादन बढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल यानी कच्चे पदार्थों को भी बढ़ा रहे हैं। तो दीर्घ काल में जो है दोनों परिवर्तनशील होता है, लेकिन अल्पकाल में सिर्फ ये होता है, परिवर्तनशील साधन ही सिर्फ परिवर्तन आप कर सकते हैं। ठीक है ना। चौथा क्या कहता है, अल्पकाल में तकनीकी स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात कहिए कि मशीन में कोई चेंजेस नहीं होता है अल्पकाल में, सिर्फ ये दीर्घ काल में ही संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां में है बाजार को परिभाषित करिए। ठीक है ना, तो बाजार से भी प्राय वस्तुओं सेवाओं के बेचने और खरीदने की प्रक्रिया से है। बाजार वह क्षेत्र होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के इतने निकट संपर्क में होते हैं कि एक भाग में प्रचलित कीमतों का जो है प्रभाव दूसरे भाग में प्रचलित कीमतों पर पड़ता है। चलिए जानते हैं बाजार विशेष रूप से।
देखिए बच्चों, बाजार के लिए स्पेशली जो है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का एक मैं वीडियो बना रखा है, उससे भी आप देख सकते हैं। और अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि बाजार जो है 3 प्रकार का होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है, एकाधिकार बाजार होता है और एकाधिकृत बाजार होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या विशाल होती है। यानी कहने का मतलब बाजार की वह स्थिति जहां पर बेचने वाले भी और खरीदने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। फिर दूसरा में कहता है कि वस्तुएं समरूप होती है। यानी कहने का मतलब है कि सभी विक्रेता के पास जो वस्तुएं होती हैं मौजूद बेचने के लिए, वो एक ही प्रकार का होता है। जैसे टमाटर है तो सभी के पास टमाटर होगा, अगर गोभी है तो सभी के पास गोभी है, ठीक है, कपड़ा है तो सभी के पास कपड़ा है। तो इस तरह के वस्तु को समरूप वस्तु कहा जाता है। क्रेता और तथा विक्रेता को बाजार की पूरी जानकारी होती है। यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत जो बेचने वाले होते हैं और खरीदने वाले होते हैं, दोनों को बाजार का ज्ञान होता है। ठीक है। परिणाम स्वरूप किसी फर्म का कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन उस वस्तु पर विक्रेता तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कोई एक विक्रेता उस कीमत को प्रभाव नहीं कर सकता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई अधिक दाम में नहीं बेच सकता है, ना कम दाम में बेच सकता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर उद्योग की कुल मांग एवं पूर्ति द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है। किस तरह के बाजार में? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो है कुल मांग यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के द्वारा जो है कीमत का निर्धारण होता है। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता की शर्तें क्या है। क्रेता एवं विक्रेताओं की बड़ी संख्या होती है, पहला शर्त। दूसरा है समरूप वस्तुएं एवं वस्तु विभेद की पूर्ण अनुपस्थिति होती है। कहने का मतलब है कि सभी विक्रेता के पास एक ही प्रकार की वस्तु, अगर साबुन बेच रहा है तो सब साबुन बेच रहा है, ठीक है ना। और अगर कोई कपड़ा बेच रहा है तो सब कपड़ा बेच रहा है। वहां बोला विभेद की पूर्ण अनुपस्थिति, यानी किसी प्रकार का कोई अलग अलग नहीं हो सकता है, सब एक तरह की वस्तु बेचता है। अब तीसरा में बोलता है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन। जो बेचने वाला है कभी भी बाजार में प्रवेश कर सकता है और बंद भी कर सकता है, ठीक है ना, और जा भी सकता है। चौथा कहता है कि बाजार की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, क्रेता और विक्रेता को पूर्ण जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। पांचवा कहता है उत्पत्ति के साधनों की पूर्ण गतिशीलता, यानी लगातार जो है उस वस्तु की प्रोडक्शन होता रहना चाहिए। छठा कहता है कि परिवहन लागतों का अभाव पाया जाता है, यानी परिवहन लागत उस वस्तु पर कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सातवां है बाधाओं का अभाव है, कोई आपको रोक टेक नहीं करने वाला होता है वहां। फिर आठवां है विक्रय लागतों की अनुपस्थिति होती है, यानी टैक्स सेल यानी सेल टैक्स वहां पर नहीं लगती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत कीमत का निर्धारण जो है उद्योग करता है। डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, उस बिंदु पर जो है कीमत का निर्धारण होता है और कीमत का निर्धारण उद्योग करता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कर्व है ये पूर्णतः लोचदार है, और पूर्णतः लोचदार वैसे मांग को कहा जाता है जब कीमत स्थिर हो और उसकी जो मांग की मात्रा है अनंत होता है, तो इसको पूर्णतः लोचदार कहा जाता है। और पूर्णतः लोचदार किस तरह के बाजार में सिर्फ पाए जाते हैं? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पाया जाता है, जहां पर ए और एम आर क्या होता है, दोनों इक्वल होता है। ए आर क्या है? वस्तु की कीमत को बताता है, यानी प्रति इकाई वस्तु को बेचने से जो प्राप्त आय होता है उसको एवरेज रेवेन्यू कहा जाता है। और मार्जिनल रेवेन्यू जो है एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से प्राप्त आय को सीमांत आगम कहा जाता है, मार्जिनल रेवेन्यू कहा जाता है, दोनों आपस में बराबर होता है। तो जो कीमत उद्योग निर्धारित कर देता है उसको फर्म को क्या करना होता है? स्वीकार करना होता है, एक्सेप्ट करना। पर आप देख सकते हैं बच्चों कि फर्म का जो अल्पकालीन संतुलन जो है कैसे होगा। पूर्व प्रतियोगिता में अल्पकाल में समस्त साधन समरूप होने पर फर्म के संतुलन की दो रीतियां हैं, यानी दो स्रोत हैं। पहला तो है कुल लागत एवं कुल आगम वक्र की विधि के अनुसार जो है फर्म का संतुलन। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये जो है कर्व है और इसमें देख रहे होंगे कि ये जो टी आर है ये टी आर है। टी आर का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू, यानी सभी इकाइयों को बेचने से प्राप्त आय को
टीआर कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए कोई 10 इकाई बेच दिया, 10 इकाई को बेचने से 100 रुपया आ रहा है, तो ये आपका जो है टीआर कहलाएगा, ठीक है ना। और उस 10 वस्तु को उत्पादन पर किए गए खर्च को टोटल कॉस्ट कहेंगे, है ना, टोटल कॉस्ट यानी कुल लागत कहेंगे। तो देखिए शुरू में जो है कुल लागत ज्यादा लगता नहीं, आय की अपेक्षा लागत जो है ज्यादा लगता है। धीरे धीरे क्या होता है कि लागत जो है घटने लगता है और एकदम न्यूनतम बिंदु पर आ जाता है। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे जो है लागत बढ़ते जाता है और एक बार फिर जो है वो टीआर से भी बड़ा हो जाता है टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है किस बिंदु पर जो है उत्पादक जो है स्थिर रहना पसंद करेगा, तो जहां पर जो है न्यूनतम लागत होगा और अधिकतम जो है उसको आय की प्राप्ति होगी, वहीं पर अधिकतम लाभ होगा। कहने का मतलब है कि कुल लागत और कुल आगम के बीच जहां पर ज्यादा डिफरेंस होगा, वहां पर कोई भी उत्पादक जो है स्थिर में रहना पसंद करेगा, ठीक है ना। तो के एन पर रहना ज्यादा पसंद करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है डिस्टेंस ज्यादा दिख रही है किस चीज का, तो लागत और कुल आगम का, ठीक है ना। तो इस तरह जो है इस बिंदु पर ये संतुलन अवस्था में रहेगा, यानी OQ पर जो है प्रोडक्शन करना वो ज्यादा पसंद करेगा, ठीक है ना। और इस बिंदु पर देखिए, इस बिंदु का अगर हम लोग जिक्र करते हैं तो यहाँ लागत ज्यादा हो रहा है और उसका आय बेचने पर कम मिल रहा है, तो इस बिंदु पर कोई नहीं चाहेगा कि हम यहाँ रहे, इस बिंदु को ज्यादा पसंद करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेगा, कोई भी उत्पादक जो है OQ पर उत्पादन करना पसंद करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, यहाँ पर देख सकते हैं कि सीमांत और औसत लागत वक्रों की सहायता से कैसे संतुलन पर होगा। इसकी दो शर्त है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई भी उत्पादक का जो है संतुलन में दो शर्तें हैं। पहला तो MR और MC बराबर होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि MC रेखा जो है वो MR रेखा को नीचे से काटेगा। तो देखिए यहाँ पर भी काट रहा है, लेकिन यहाँ ऊपर से काट रहा है, तो यहाँ MR और MC जरूर बराबर हो रहा है, लेकिन शर्त ये भी है कि नीचे से काटे, यार ये ऊपर से काट रहा है तो ये तो कोई चारा नहीं चलने वाला है यहाँ। फिर यहाँ से नीचे से काट रहा है और यहाँ भी MR और MC बराबर हो रहा है, तो यहाँ पर दोनों शर्तें पूरी हो रही है और यहाँ एक शर्त पूरा हो रहा है, सिर्फ MR और MC यहाँ बराबर हो रहा है। और दूसरा शर्त था कि नीचे से काटे, लेकिन यहाँ ऊपर से काट रहे थे, ये शर्त नहीं होगा, यानी बिंदु पर संतुलन नहीं होगा। यहाँ दोनों शर्तें पूरी हो रही है, यहाँ तो नीचे से भी काट रहा है और साथ ही MR और MC दोनों आपस में बराबर भी हो रहा है। और दूसरी चीज है कि यहाँ न्यूनतम लागत बिंदु है, जहां पर मार्जिनल कॉस्ट एकदम जो है यू आकार का स्वरूप ले लेता है, तो वहां जो है न्यूनतम लागत और यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है, किस चीज का, लागत और आगम का, ठीक है। तो ये इस बिंदु पर जो है संतुलन में रहेगा। अब यहाँ पर आप ये समझिए कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में लाभ की स्थिति में कब होता है, जब देखिए यहाँ पर कि एवरेज कॉस्ट ऐसे है और ये आपका जो है एवरेज रेवेन्यू है, और मार्जिनल कॉस्ट जो है नीचे से काटे, यहाँ देख रहे हैं यहाँ से काट रहा है, तो इस बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको डॉट डॉट से इसे मिला दिए, ठीक है ना। अब ये इसका लागत हो गया, यहाँ पर हो गया ये लागत, और आगम जो रेखा है एक वस्तु को बेचने से प्राप्त वाला जो है ऊपर है, तो कहीं ना कहीं लागत कम हो रहा है, कम लग रहा है, और उसका आय जो है ज्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो है जो डार्क किया हुआ है ये लाभ को दिखाता है। ये उत्पादन रेखा है और ये जो है लागत है। यहाँ पर देखिए कि इतना लग रहा है और उतना जो है वो प्राप्त कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लागत कम है और प्राप्त ज्यादा कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट कर्व में सामान्य लाभ को देखिए, यहाँ पर देखते हैं कि एवरेज कॉस्ट ऐसे है, एस मतलब होता है शॉर्ट, शॉर्ट मतलब अल्पकाल में, अल्पकाल की जो लागत है औसत लागत यहाँ पर है जो एवरेज रेवेन्यू के रेखा को स्पर्श करता है। उसके बाद जो है मार्जिनल जो है या शॉर्ट यानी अल्पकाल का जो मार्जिनल कॉस्ट है वो नीचे से काट रहा है, तो यहाँ नीचे से काट रहा है मतलब ये शर्त पूरा कर रहा है। MR और MC जो है दोनों इक्वल भी है और नीचे से भी काट रहा है, तो ये समान लाभ को दिखाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हानि की स्थिति को दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर जो है शॉर्ट एवरेज कॉस्ट एकदम जो है एवरेज रेवेन्यू से ऊपर है, यानी लागत ज्यादा हो रहा है और उसका
इनकम जो है कम हो रहा है, यानी उसको बेचने से कम प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ जो है डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जा रहा है लागत और आगम में, है ना, लागत ऊपर हो जा रहा है और आगम नीचे हो जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं हानि है। ठीक है बच्चों, अगर बाजार का विशेष जानकारी लेना है तो मैं एक बाजार का पार्टिकुलर वीडियो बना रखा है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में है कि प्रतिस्थापक यानी सब्स्टिट्यूट और कपलमेंट्री गुड्स का उदाहरण दे। चलिए बच्चों जानते हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या है, यानी सब्स्टिट्यूटेड गुड्स क्या है। प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। क्या कह रहा है कि प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, जैसे चाय तथा कॉफी। अगर मान लिया जाए चाय का दाम बढ़ जाए, जनरली सब चाय पीता है मैं, और बहुत कम लोग कॉफी पीता है, यानी कॉफी का दाम ज्यादा रहता है, लेकिन अगर कॉफी के मुकाबले चाय का भी रेट अगर बढ़ जाता है तब तो फिर लोग कॉफी ही पिएगा, यानी चाय के जगह पर क्या पीने लगेगा लोग, कॉफी। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन वस्तु कहेंगे। अच्छा, बॉल पेन और स्याही पेन ये भी क्या है, प्रतिस्थापन है। ठीक है, इन वस्तुओं में से एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे मैंने कहा कि कॉफी के मुकाबले चाय का भी रेट अगर बढ़ जाता है तब कॉफी का डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन वस्तु कहेंगे। दूसरा में कहा है पूरक वस्तु, कपलमेंट्री गुड्स के बारे में बोला है। तो पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो मिलकर किसी वस्तु की मांग को पूरा करती है। अन्य शब्दों में पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका एक वस्तु के बिना दूसरी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। पूरक वस्तुओं का उदाहरण है पेन और स्याही। देखिए, पेन अगर आप तभी तक यूज करेंगे जब पेन में इंक रहेगा, जैसे इंक खत्म हो जाता है पेन को हम लोग कटर में डाल देते हैं। जैसे डबल रोटी और मक्खन, या रोटी और सब्जी, दोनों का एक दूसरे का पूरक है। इनका संबंध जो है इस प्रकार का होता है कि एक की कीमत में वृद्धि होने से दूसरी की मांग कम हो जाती है। जैसे पेट्रोल और गाड़ी, ये भी एक दूसरे का पूरक है ना। बल्ब और इलेक्ट्रिक, दोनों का एक दूसरे का पूरक है ना। तो यहां बोल रहा है कि तथा एक की कीमत में कमी होने से दूसरे की मांग क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अगर पेट्रोल का दाम कम हो जाए, देखते हैं गाड़ी धनाधन डिमांड लोग करने लगते हैं, जैसे पेट्रोल की दाम बढ़ जाती है तो गाड़ी का दाम या गाड़ी का डिमांड क्या होने लगता है, कम हो जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत के बीच अंतर बताइए या बनाइए। अब यहाँ पहले ये चीज समझिए कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी वस्तु को उत्पादन करने के लिए पहले हमको फर्म बनाना पड़ता है या भवन बनाना पड़ता है, फिर हमें मशीनें बैठानी पड़ती है, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएगा। दूसरी चीज है वेरिएबल कॉस्ट। तो जब हम कोई वस्तु को उत्पादन करेंगे तो सबसे पहले हमको तो रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। ठीक है, फिर रॉ मटेरियल को हम क्या करेंगे, विनिर्मित करेंगे, यानी फाइनल गुड्स बनाएंगे, फिर उसको मार्केट में सेल करेंगे, फिर रॉ मटेरियल खरीदेंगे। तो बार बार जो हमें रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, कच्चे पदार्थ खरीदना पड़ता है, तो इसको क्या कहा जाता है, परिवर्तनशील लागत कहा जाता है। चलिए जानते हैं, यहाँ पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ेंगे। उत्पादन के स्थिर साधनों पर किए जाने वाले खर्चों को स्थिर लागत यानी फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल ये से यहाँ समझिए, बोल रहा है कारखाने के भवन का किराया या उसको बनाने में जो लागत है ये स्थिर लागत कहलाएगा। प्रबंधक का वेतन, जो मैनेजमेंट का काम करता है उसको सैलरी देने का काम जो किया जाता है, ये भी फिक्स्ड कॉस्ट है। यहाँ और भी एग्जाम्पल लिखा जा सकता था कि मशीन को स्टेब्लिश करने में जो खर्च बेयर करता है उत्पादक, तो उसको भी हम लोग स्थिर लागत के अंतर्गत लाएंगे। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट कहता है कि स्थिर लागतों का उत्पादन की मात्रा में कोई सीधा संबंध नहीं होता। बोले स्थिर लागत का उत्पादन की मात्रा में कोई, यानी आप उत्पादन करिए या नहीं करिए, अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं, भवन बना रहे हैं या भवन किराया में ले लिए हैं, आप रहिए नहीं रहिए आपको किराया देना पड़ेगा, उसको उत्पादन से कोई संबंध नहीं होता है।
फिर कहता है कि ये कभी भी उत्पादन ना होने पर भी शून्य नहीं होता। अगर आप जैसे रूम रेंट हम कहीं ले लिए, टाउन में क्या कर लिए कि एक कमरा ले लिए रेंट पर, एग्रीमेंट करा लिए। अब उस कमरे के अंदर आप रहते हैं कि नहीं रहते हैं उससे कोई मतलब नहीं। आपको जैसे महीना पूरेगा आपको क्या करना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। इसीलिए बोल रहा है ये कभी भी उत्पादन ना होने पर भी ये शून्य नहीं होता, आपको तो देना ही पड़ेगा। ठीक है। अब चौथा पॉइंट कहता है कि फर्म स्थिर लागतों की हानि उठाकर भी उत्पादन जारी रख सकती है। बोले कि फर्म जो है स्थिर लागतों की हानि, जो लागत है हानि, जैसे मान लिया आप एक बिल्डिंग बनानी है, अब यहाँ पर क्या है कि आप उत्पादन करिए नहीं करिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो हानि होगी, उत्पादन कर रहे हैं तो लाभ होगा। ठीक है। चलिए हम लोग जानते हैं परिवर्तनशील लागतें उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों पर किए जाने वाले खर्चों को परिवर्तनशील लागत कहते हैं। क्या बोला, उत्पादन के परिवर्तनशील साधन जैसे अभी हमने कहा कि रॉ मटेरियल या बिजली का बिल, जितना ज्यादा बिजली आप कंज्यूम करेंगे, उपभोग करेंगे, उतना ज्यादा बिजली बिल भी देना पड़ेगा। कम करेंगे तो कम देना पड़ेगा, कम रॉ मटेरियल लाएंगे तो कम प्रोडक्शन होगा, ज्यादा लाएंगे तो ज्यादा होगा, इसलिए तो इसको परिवर्तनशील कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए परिवर्तनशील लागतें उत्पादन की मात्रा में घटने बढ़ने की साथ साथ घटती बढ़ती है। अगर आप रॉ मटेरियल कम करेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा, अगर अधिक रॉ मटेरियल लाएंगे तो अधिक उत्पादन होगा। तीसरा कहता है ये उत्पादन बंद कर देने पर भी शून्य हो जाती है। अगर हम प्रोडक्शन बंद कर देंगे तो वेरिएबल कॉस्ट मंगा क्या करेंगे, हमको प्रोडक्शन ही नहीं करना है तो फिर हम रॉ मटेरियल नहीं मंगाएंगे। ठीक है, तो ये शून्य हो जाती है। लेकिन यही चीज यहाँ पर देखिए बोलता है कि ये कभी भी शून्य नहीं होगी। बिल्डिंग आप किराया पर लिए हैं, उत्पादन करिए नहीं करिए आपको रेंट देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उत्पादन नहीं करते हैं तो रॉ मटेरियल नहीं मंगाएंगे, उसका लागत क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चौथा पॉइंट कहता है कि एक फर्म तब उत्पादन जारी रखती है जब तक कि उसे परिवर्तनशील लागतों के बराबर कीमत अवश्य मिलता है। हम तब तक उत्पादन जारी रखेंगे जो हम उत्पादन में खर्च किए हैं उसके बराबर अगर हमको बेचने से प्राप्त होता है। ठीक है, अगर ये आगम मेरा नहीं आता है तब तो हम जो है उत्पादन जारी रखेंगे। अगर मान लिया जाए मेरा उत्पादन लागत से कम अगर हमको बेचने से प्राप्त हो रहा है तो वहीं हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल खरीदना बंद कर देंगे और ये पॉइंट मेरा लागू हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर है परिवर्तित लागतों का उदाहरण है कच्ची सामग्री, अभी हम बोल रहे थे रॉ मटेरियल, प्रत्यक्ष श्रम व्यय जो हमें मजदूर है, अगर हम लोग प्रोडक्शन बंद कर देंगे तो हमको मजदूरी दर नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अर्थव्यवस्था की किन्हीं तीन केंद्रीय समस्या। ये हम जितना बार भी वीडियो बनाए हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया है बच्चों। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन जो है 2010 से 2020 तक जो है लगातार क्वेश्चन पूछता आ रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इकोनॉमिक्स का ये कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है ना। देखिए बच्चों, अर्थव्यवस्था की तीन केंद्रीय समस्याएं। अच्छा, समस्या क्यों आती है, आर्थिक समस्या किसी भी अर्थव्यवस्था में क्यों उत्पन्न होती है, इसका सीधा और एक स्पष्ट कारण है कि आवश्यकता की तुलना में साधन क्या है, कम है, जिसके कारण चुनाव की समस्या होती है, या कहते हैं उसको आर्थिक समस्या उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर देखिए अगर रॉबिन्स कहता है कि आवश्यकता की तुलना में साधन सीमित है तो सीमित साधनों को सबसे पहले साधनों का आवंटन करना होगा, बंटवारा करना होगा कि किस क्षेत्र के लिए कितना खर्च करना है। उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, विकास करेंगे, फिर उसको जो है उपयोग करेंगे। अब यहाँ पर सवाल है कि अगर हम साधनों को विकास भी कर लेते हैं तो बोलता है कि क्या उत्पादन करें, पूंजीगत वस्तु करें कि उपभोग वस्तु करें। पूंजीगत वस्तु क्या है, जिसे मान लिया जाए कि हम रोड बनाएं, बिजली बनाएं या बिजली को जनरेट करें, रोड बनाएं, पानी की व्यवस्था दें, ठीक है ना, या इंडस्ट्री खोले, मशीन लगाएं कि हम उपभोग की वस्तु उत्पादन करें, जैसे खाद्य पदार्थ उत्पादन करें। कहाँ पर खर्च करें, क्योंकि सरकार के पास भी तो आय सीमित है और पैसा जो है इस तरह खर्च करना है कि सभी आवश्यकताएं पूरी भी होना है, यही कारण तो है क्या उत्पादन करें। ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल ये है कि अगर मान लिया जाए एसी उत्पादन कर रहे हैं, खाली एसी उत्पादन कर रहे हैं,
एसी पर जो है अपना कैपिटल पूरा लगा दिए। अब क्या है कि अगर हम राइस उत्पादन नहीं करते हैं, ठीक है ना, सारा पैसा तो हम लगा दिए हैं एसी पर, तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं? अगर हम एसी ही खाली उत्पादन करते रहे, यानी ये कैपिटल गुड्स है, तो फिर हमें भोजन भी तो जरूरी है। तो सरकार पैसा लगाए तो लगाए कहाँ? यही तो है केंद्रीय समस्या। और कैसे उत्पादन करें? कहने का मतलब है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के द्वारा या लेबर इंटेंसिव टेक्निक के द्वारा। अगर हम मशीन के द्वारा कोई वस्तु का उत्पादन करते हैं तो बहुत इफिशियंट होता है, बहुत सुंदर होता है, कम समय में ज़्यादा उत्पादन होता है, साथ ही लोग उसे पसंद भी करता है। लेकिन सरकार के पास समस्या है कि अगर सब मशीन से काम करेगा तो इतनी बड़ी जनसंख्या भारत में है, तो फिर तो बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी, तो उसे नौकरी भी तो देना जरूरी है। श्रम लेबर इंटेंसिव टेक्निक फिर कहाँ जाएगा? ठीक है ना। तो अगर मान लिया जाए फिर लेबर इंटेंसिव को सारा काम कराता है तो दुनिया के नज़र में भारत ऐसे भी पिछड़ रहा है, तो और पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो ये समस्या है। फिर किसके लिए उत्पादन करें? जैसे गरीब अमीर के लिए करें कि गरीब के लिए करें? अगर अमीर को ज़्यादा सरकार जो है तवज्जो देता है या उसके लिए काम करता है तो गरीब नाराज हो जाता है, बोलता है देखो खाली अमीरों के लिए काम कर रहा है, गरीब के लिए कुछ नहीं कर रहा है। अगर मान लिया जाए गरीब के लिए करे तो फिर अमीर टैक्स देना बंद कर देगा, तो इसको भी सब्सिडी चाहिए। ये बहुत बड़ी समस्या होती है और इसी को अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कहा जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन में भी कभी कभी पूछ देता है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन है, इनमें से कौन है? तो ये तीनों रहता, साधनों का आवंटन, साधनों का विकास, साधनों का उपयोग, या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी लगाना है। ये भी ऑप्शन में रह सकता है, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए करें, इसमें भी इनमें से सभी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में उपयोगिता से आप क्या समझते हैं? बच्चों, उपयोगिता का अभिप्राय, उपयोगिता का अर्थ है आवश्यकता संतुष्टि की शक्ति। मेरे कहने का मतलब है कि उपयोगिता किसी वस्तु का वह खास गुण जो मानवीय आवश्यकता को संतुष्टि करता हो, उसे उपयोगिता कहा जाता है। जैसे कोई एक भूखा व्यक्ति रोटी खाता है और रोटी खाने से उसकी भूख खत्म हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उस रोटी में उपयोगिता है। कोई प्यासा व्यक्ति पानी पीता है और उसकी प्यास अगर बुझ जाती है, तो कहीं ना कहीं पानी में उपयोगिता है, जो उस आवश्यकता को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, देखिए बच्चों, उपयोगिता जो है कार्डिनल अप्रोच के तहत जो है मार्शल ने डिफाइन किया है, और इसकी विशेषता क्या बताया है कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। हम लोग जो हैं जब भूखा रहते हैं तो पहला रोटी बड़ी चाव से खाते हैं, फिर जैसे जैसे रोटी की यूनिट हम लोग बढ़ाते जाते हैं, रोटी के प्रति हमारा रुचि कम होते चला जाता है। इसलिए कह रहा है उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। अब यहाँ पर लिखा हुआ क्या है कि उपयोगिता का कम या अधिक होना उपभोक्ता की मानसिक दशा पर निर्भर करता है। एक भूखा व्यक्ति के लिए रोटी बहुत उपयोगी, लेकिन जो खा के उठा हुआ व्यक्ति है उसको उस रोटी से कोई उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, बोला उपयोगिता व्यक्ति परक होता है, सभी के लिए उतना उपयोगी नहीं होता है। जैसे मान लिया जाए एक विद्यार्थी के लिए इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो एक किसान को अगर इकोनॉमिक्स पढ़ाने बैठिएगा तो नहीं पढ़ेगा। ठीक है, हालांकि उसके लिए भी इकोनॉमिक्स जरूरी है। अब यहाँ पर बोलता है कि उपयोगिता व्यक्ति परक होती है जो विभिन्न व्यक्तियों एवं अलग अलग स्थानों के लिए भिन्न भिन्न होती है। जैसे मान लिया जाए कि ठंड है, अभी मान लिया जाए ठंड है, ठीक है ना। अब यहाँ तो स्वेटर की उपयोगिता ज्यादा है, लेकिन अगर कोई देश में गर्मी लगती होगी तो वहां स्वेटर लोग पहनेंगे, वहां उपयोगिता सेम होगा? नहीं। जहां पर ठंड होगी वहां पर जो है गर्म वस्त्र का उपयोगिता ज्यादा होगा, जबकि जहां गर्मी हो रही होगी वहां पर कॉटन कपड़ा का जो है महत्व ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए कहता है कि एक ही वस्तु की उपयोगिता सभी व्यक्तियों के लिए एक समान नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बोलता है
कि उपयोगिता एक विचार सापेक्षिक है, रिलेटिव है, क्योंकि उपयोगिता समय और स्थान के साथ परिवर्तित होती रहती है। गर्म कपड़ों की जाड़ों के मौसम में उपयोगिता है, जबकि वही कपड़े ही उसी उपयोगिता को गर्मी के लिए कोई उपयोगिता नहीं होती है। अभी हमने यहाँ एग्जाम्पल आपको बताया था। उपयोगिता नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होता है। अगर मान लीजिए भोजन खा लिए तो भोजन तो अच्छा व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए, अगर नैतिकता है तो अच्छे व्यक्तियों के लिए भोजन तो अमृत होना चाहिए, लेकिन उसको भी तो मार देता है। तो कहाँ है ये नैतिकता? उपयोगिता में नैतिकता कोई दिखाई नहीं पड़ती है। जैसे चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार आदि कार्यों को उपयोगिता मिलती है, यानी उसको उससे करके उस बहुत संतुष्टि फील करता है कि हम बहुत अच्छा किए, लेकिन वो जो है समाज की नजर में क्या है? ठीक नहीं है। अब यहाँ पांचवा पॉइंट है, उपयोगिता का अर्थ अनुमानित संतुष्टि है। जैसे मार्शल जो है बाय एग्जाम्पल जो है बताता है, चलिए जानते हैं। मार्शल क्या बताता है कि अगर हम एक रोटी के यूनिट हम यूज करने वाले हैं, पहला रोटी जैसे खाते हैं हमको 40 यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी हमें प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे दूसरा रोटी खाते हैं उसके प्रति मार्जिनल यूटिलिटी 30 हो जाता है, यानी घट जाता है। फिर तीसरा रोटी खाते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी 20 हो जाती है, चौथा खाते हैं तो 10 हो जाता है, पांचवा खाते हैं तो 0 हो जाता है। अब जैसे पांचवा यूनिट के बाद छठा यूनिट का हम उपभोग करते हैं तो वह माइनस में दिखाने लगता है, -10, फिर सेवन कर लेते हैं तो -20, ठीक है। तो जैसे जैसे हम किसी रोटी के यूनिट को उपभोग करते जाते हैं उसके प्रति हमारा रुचि कम होता है, इसलिए मार्शल ने इसको अंक द्वारा जो है करके दिखाया है कि उसके प्रति हमारा धीरे धीरे, और जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है तब कोई उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है और इसके बाद जो खाने की इच्छा नहीं जाहिर करता है। अब यहाँ पर यूटिलिटी का दो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला तो सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, दूसरी चीज है कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी क्या है। दोनों कॉन्सेप्ट को अगर हम समझ लिए तो वाकई में हमें जो है प्रश्न इजी हो जाएगा। देखिए सीमांत शब्द का अर्थ होता है एकत्रित। जैसे मान लिया जाए, यहाँ पर समझते हैं, जैसे मान लिया जाए एक रोटी खाएं तो हमें कितना मिला? 40। एक अतिरिक्त यानी एक की जगह हम 2 खा लिए, कितना अतिरिक्त खाएं? एक। अब यहाँ पर इससे भी समझ सकते हैं कि जैसे 5 रोटी में कोई भी उपभोक्ता का संतुष्टि हो जाता है, लेकिन वो एक अतिरिक्त और खा लेता है, 5 के बजाय बोले लीजिए ना मेरे तरफ से खा लीजिए, 6 रोटी खा लिए, तो 6 रोटी खाया तो इसका यूटिलिटी देखिए यहाँ 10 घट गया है। समझ रहे हैं? 40 और 30 70, 70 और 20 हो जाएगा 90 और 100, जैसे 100 हो गया टोटल तो यहाँ 100 हो गया यूटिलिटी, लेकिन जैसे एक ओवर खा लिया, एक अतिरिक्त खाया तो 10 घट नहीं जाएगा, ये -10 और +10 घट गया, तो बचा कितना? 40 और 30 70, 70 और 20 90 यूटिलिटी हो गया। तो जैसे एक अतिरिक्त, एक यानी सीमांत का मतलब होता है एक अतिरिक्त। अब यहीं पर बोल रहा है कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसे ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसका न्यूमेरिकल भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सीमांत उपयोगिता का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, बोल रहे कि यदि किसी वस्तु की 10 इकाइयों के उपभोग से 150 यूटिल संतुष्टि प्राप्त होती है, यानी 10 रोटी खाता है कोई व्यक्ति तो उसे टोटल जो है 150 जो है यूटिल्स जो है उसको मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त होती है, ठीक है, यानी टोटल यूटिलिटी। अब यहाँ जैसे एक बढ़ा देता है, 10 के बजाय वो 11 खाने लगता है, तो टोटल यूटिलिटी उसका कितना प्राप्त होता है? 160 यूटिल, ठीक है। तो 10 से 11 खाया यानी एक अतिरिक्त खाया, इसी को तो सीमांत कहते हैं। अब मान लीजिए पहले 150 अब 160 हो गया तो कितना बढ़ा? 10 बढ़ा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका एक फॉर्मूला होता है, मार्जिनल यूटिलिटी nth इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी, यहाँ नंबर ऑफ यूनिट है जो रोटी आप यूज कर रहे होते हैं, टोटल यूटिलिटी n-1। अब यहाँ देखिए 11, अभी हम वर्तमान में 11 रोटी का उपभोग की बात कर रहे हैं तो इसलिए nth के जगह जो है 11 लिखा हुआ है, यहाँ भी n है 11, फिर n जो है 10, यहाँ 11 लिखना है, 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 बचेगा। अब 11 यूनिट को यूज करने पर 160, तो 160 को यहाँ रेफर कर दिए, फिर 10 वाला कितना? तो 150, 160 में से 150 घटा दिए, 10 यूटिल। तो इस तरह का न्यूमेरिकल भी आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ समझ लेते हैं।
अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो है एक्स अक्ष है और ये जो है आपका वाई अक्ष है, और नीचे अगर आइएगा तो माइनस में दिखाता है। तो यहाँ 10, 20, 30, 40 इस तरह दिखाएं कि अगर हम लोग 1 यूनिट खाते हैं तो पहला कितना 40, अगर पहला रोटी बड़ी चाव से खाते हैं, बड़ा आनंद आता है, इसलिए उसका यूटिलिटी 40 दिखा रहा है। जैसे दूसरा रोटी खाएं, देखिए यूटिलिटी घट के कितना को दिखा रहा है, 30 को दिखा रहा है। तीसरा रोटी खाएं तो ये यूटिलिटी घट के कितना दिखा रहा है, 20 को दिखा रहा है। फिर जैसे चौथा रोटी खाए कितना दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है। धीरे धीरे जो है जैसे जैसे रोटी का यूनिट हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, यहाँ देखिए मार्जिनल यूटिलिटी घटते जा रहा है, ठीक है ना। और जैसे पांचवा रोटी का हम यूज करते हैं तो बच्चों देखिए यहाँ पर 0 हो जाता है। यहीं पर जो है क्या कहते हैं कि उपभोक्ता संतुष्टि पॉइंट कहा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे हम छठा यूनिट का यूज करते हैं, देखिए माइनस में आ गया, 10 माइनस में आ गया। जैसे सातवां खाएंगे और माइनस होते चला जाएगा, आप खा ही नहीं पाएंगे। माइनस का मतलब वोमिटिंग, बात समझ रहे हैं ना। तो धीरे धीरे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता जाता है, ये मार्शल के अनुसार है, ठीक है। मार्शल जो है परिणात्मक बताता है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता जो है उपभोग की सभी इकाई, जिसे मान लिया जाए यहाँ 7 रोटी की जिक्र कर रहा था, कितना रोटी का जिक्र कर रहा है, तो 7 रोटी। तो 7 रोटी को टोटल खाने से कितना उसको प्राप्त हो रहा है, 70 प्राप्त हो रहा है। तो ये बोलता है, डिफिनेशन का कहता है, देखिए यहाँ कि सभी इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। यानी 7 रोटी ये यूज करता है और उससे जो है 70 प्राप्त होता है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, कुल उपयोगिता कहेंगे। देखिए पहला रोटी से 40, दूसरा से 30, तीसरा से 20, चौथा से 10, पांचवा से 0, छठा से -10, सातवां से -20। अब यहाँ पर देखिए टोटल यूटिलिटी कैसे, इसका एक फॉर्मूला होता है कि सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी। सिग्मा मतलब एग्रीगेट करते जाना, पहला को वही रखना है, फिर क्या करना है, जैसे आप स्टैटिक्स में पढ़े होंगे फ्रीक्वेंसी और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहला डिजिट को रखते हैं, फिर क्या करते हैं दूसरा से इसको जोड़ते चले जाते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर 40 को 30 से जोड़ दिए 70, फिर यहाँ पर जो है 70 में से 20 को जोड़ दिए तो क्या 90, फिर 90 में से 10 को जोड़ दिए 100, 100 में से फिर 0 को जोड़ दिए 100, 100 में से -10 को जोड़े तो 90, 90 में से फिर -20 को जोड़े तो यानी 70। तो इस तरह जो है टोटल यूटिलिटी निकाला जाता है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। बच्चों अब हम लोग जो है देखने वाले हैं सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता में संबंध। अब यहाँ पर देखिए टोटल यूटिलिटी कैसे हो रहा है, पहला यूनिट को खाने से उसको 40 मिला, दूसरा यूनिट खाने से कहाँ आ रहा है वो, तो यहाँ पर 70 में आ रहा है, तीसरा में देखिए तो यहाँ पर आ रहा है 90 में, ठीक है। चौथा रोटी में 100, पांचवा रोटी में भी 100, और जैसे जैसे फिर क्या होता है यूनिट छठा सातवां करता है वो धीरे धीरे घटने लगता है। तो टोटल यूटिलिटी की विशेषता है कि जैसे जैसे वो यूज करेगा बढ़ेगा, फिर एक समय क्या होने लगेगा, वो स्थिर हो जाता है फिर घटने लगता है, ठीक है ना। तो जहां पर मैक्सिमम पॉइंट होगा टोटल यूटिलिटी का यानी 100, और मार्जिनल यूटिलिटी जो है जहां 0 होगा, यहीं पर जो है कोई भी उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है, ठीक है। ये तो मार्जिनल यूटिलिटी का है, आपको मैंने बताया था कि पहला रोटी खाने से 40, दूसरा खाने से जो है 30, धीरे धीरे घट रहा है, और टोटल यूटिलिटी धीरे धीरे बढ़ता है, फिर एक मैक्सिमम पॉइंट आने के बाद वो घटने लगता है, ठीक है। इसकी 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। बोला कि सीमांत उपयोगी, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, ठीक है, तो यहाँ बोल रहे तब कुल उपयोगिता बढ़ती है। जैसे यहाँ बोल रहा है कि जब सीमांत उपयोगिता भी बढ़ रहा होता है उस समय कुल उपयोगिता भी बढ़ रहा होता है, भले ही घटते क्रम में बढ़ रहा है लेकिन बढ़ तो रहा है ना। अब ये क्या है कि भी बढ़ रहा है। दूसरा स्थिति क्या बताता है कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, देखिए यहाँ पर सीमांत उपयोगिता जब यहाँ शून्य है तो यहाँ पर कुल उपयोगिता का होगा, अधिकतम होगा। जब यहाँ पर सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो टोटल यूटिलिटी जो है मैक्सिमम में होती है। जब तीसरा में कहता है कि जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता भी घटने लगती है। जब ये ऋणात्मक यानी 0 से नीचे की ओर आने लगता है तो टोटल यूटिलिटी भी इधर घटने लगता है, ठीक है। तो इस तरह जो है आप देख लिए टोटल यूटिलिटी। चलिए बच्चों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।